हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एमसीबीयू यानी छत्रसाल मुंडेलकर यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। सो मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन कंपल्सरी देखने ही मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके एमसीबीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए जो होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। सो इसीलिए आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। हर एक टॉपिक्स पर हमने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स है, सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप इसे एक बार रीड कर लेते हो तब के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चंस है, जिससे कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो और उसी में से आपको एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फाइनली 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि आपके रिवीजन का काम करती है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो तो आपका एमसीबीयू के पीएचडी प्रोग्राम में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि उनको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे इसी कंटेंट से 30 to 40 डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा, आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। और हमारे ऐप की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, प्रयोगात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन से चर मौजूद हैं? Which of the following variables are present in an experimental research? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होती है उसमें आपके कौन कौन से चर मौजूद होते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके कौन कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें ये पता करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रयोगात्मक अनुसंधान ये क्या होती है, इस अनुसंधान को हम क्या कहते हैं, क्यों हम परफॉर्म करते हैं। सो याद रखिए, ये अनुसंधान का उपयोग करा जाता है चरों के बीच में, यानी वेरिएबल्स के बीच में कारण एंड प्रभाव देखने के लिए, उनके बीच में किस तरीके से संबंध है, वो किस तरीके से एक दूसरे से उनका क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो एक को कम करे तो दूसरा भी कम हो रहा है या फिर नहीं। तो दो चरों के बीच में हम कारण और प्रभाव देखते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान में। अब प्रयोगात्मक अनुसंधान में कुछ चर होते हैं। चर आपके
और टाइप्स के चर होते हैं, लेकिन बेसिकली आपके 3 टाइप के चर होते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान में। वो होते हैं आपके स्वतंत्र, आश्रित और बाहरी, यानी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस। ये सारे आपके चर होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान में। अब इस चर को रिसर्चर, आपके शोधकर्ता, किस तरीके से इन चरों का उपयोग करके प्रयोगात्मक अनुसंधान को परफॉर्म करते हैं, हम इसे एक उदाहरण से देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए वाटर है, मैंने एक प्लांट को वाटर दिया, मतलब मैं यहाँ पर उस प्लांट की ग्रोथ को चेक करूंगी, यानी फिर मैं उस प्लांट की लंबाई देखूंगी कि मैं वाटर दे रही हूँ तो उस प्लांट की लंबाई पर उसका कैसा असर हो रहा है, वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है वाटर प्लांट की ग्रोथ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं हर दिन 10 लीटर ही वाटर दूंगी, मैं इसको हर दिन 10 लीटर ही वाटर दूंगी। कभी कभार मेरा 2 लीटर भी मैं वाटर दे सकती हूँ प्लांट को, कभी 4 लीटर, कभी 1 लीटर, तो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो वाटर है, जो पानी, उसकी मात्रा, उसकी जो अमाउंट है वो कम ज्यादा कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देखोगे मैं वाटर जो है, इस वेरिएबल को, इस चर को, जब पानी जो है आपका, मैं इसमें हेर फेर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चेंजेस कर रही हूँ, मैं हर बार सेम नहीं दे रही हूँ। तो जब भी हम किसी वेरिएबल में हेर फेर करते हैं, उससे मैनिपुलेट करते हैं, उसे चेंज करते हैं, तो उस वेरिएबल को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर मैं प्लांट की ग्रोथ को देख रही हूँ कि प्लांट किस तरीके से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ कि वो किस तरीके से प्लांट की ऊंचाई, लंबाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसीलिए प्लांट की ग्रोथ, ये जो मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आश्रित चर। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वाटर और प्लांट की ग्रोथ, पानी और एक पौधे की हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 चर है, और इन 2 चरों के बीच में कारण और प्रभाव देखेंगे, इन चरों के बीच में किस तरीके से संबंध हो रहा है हम ये देखेंगे। सो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम चरों के बीच में संबंध को बताते हैं, किस तरीके से संबंध है उनके बीच में, कारण और प्रभाव बताते हैं। अब ये हो गए आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र और आश्रित चर। तो ये समझ में आ गया आपको, स्वतंत्र और चर, और यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होगा इस स्टडी में, यानी हमने क्या स्टडी करा, यहाँ पर हमने एक पौधे को पानी दिया, ये देखने के लिए कि उस पौधे की ऊंचाई, लंबाई किस तरीके से बढ़ रही है। अब इस केस में कुछ बाहरी चर आ जाते हैं। बाहरी चर यानी इस स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म करते हैं, इसे नुकसान पहुंचाते हैं। सो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल। सो एक्स्ट्रा इसी वर्ड से वर्ड बना है एक्सट्रेनियस। ओके, एक्स्ट्रा इसी वर्ड से नेम बना है एक्सट्रेनियस, यानी बाहरी। ये स्टडी का हमारे पार्ट नहीं होते, लेकिन ये बाहरी है, बाहर से आकर हमें हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं, जो कि होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आपके आश्रित चर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस स्टडी में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दिया वाटर और प्लांट की ग्रोथ, इस स्टडी में क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपके क्या हो सकते हैं, जैसे सनलाइट हो सकती है, सूरज की किरणें, विंड हो सकती है, हवाएं, और टेम्परेचर हो सकता है, तापमान। ओके, सो ये सारे जो चीजें हैं आपके, तापमान, हवाएं और जो सूरज की किरणें हैं, ये आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हार्म पहुंचा सकती है। हो सकता है कि सनलाइट की वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ हो, विंड की वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ हो, टेम्परेचर की वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ हो, यानी आपकी जो सूरज की किरणें आ रही है, हवाएं है, और जो आपका तापमान है, उसकी वजह से आपके पौधा बढ़ रहा है। लेकिन आप अगर ये स्टडी करोगे तो आपको क्या लगेगा, नहीं, वाटर की वजह से ही हमारी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होता है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो ये होते हैं आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। सो ये समझ में आ गया आपको उदाहरण। सो यस, हमारी जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होती है उसमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, स्वतंत्र, आश्रित और बाहरी, ये सारे चर मौजूद होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी और ऑल दी अबव। अगला प्रश्न, प्रायोगिक अनुसंधान में डैश चर जिसे आप प्रयोग के परिणाम को प्रभावित करने के लिए हेरफेर करते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डैश वेरिएबल यू मैनिपुलेट इन ऑर्डर टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपके प्रायोगिक अनुसंधान में एक कौन सा ऐसा चर होता है जिसे आप मैनिपुलेट करते हो, जिसे आप उसमें चेंजेस करते हो, उससे हेरफेर करते हो और देखते हो कि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, आपके जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आ रहे हैं, जो आपके परिणाम आ रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, उसे हम देखते हैं, उसे आप ऑब्जर्व करते हैं। सो वो एक कौन सा वेरिएबल है जिसके मैनिपुलेट करने से, जिसमें हेरफेर करने से हमें कुछ आउटकम दिखते हैं, यानी हमें कुछ परिणाम दिखते हैं हमें हमारे प्रायोगिक अनुसंधान के। सो याद रखिए वो वेरिएबल, वो चर होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्वतंत्र चर। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग और लंग्स। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने ज्यादा स्मोकिंग करी तो आपका लंग्स क्या होगा, ज्यादा खराब हो सकता है आपका लंग्स। आपने ज्यादा स्मोक कर लिया, आपने ज्यादा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा कुछ स्मोक कर लिया, या फिर कुछ ऐसे एरिया है जिससे वो ज्यादा, जिसमें धुआं आ रहा है, तो आपका क्या होता है, लंग्स अफेक्ट हो जाता है उस वजह से। सो स्मोकिंग क्या करते हैं, आप कभी ज्यादा कर लो तो आपका लंग्स ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। कभी आपने मान लीजिए स्मोकिंग बहुत कम मात्रा में करी है, सो यहाँ पर आपका जो लंग है ये कम अफेक्ट हो जाएगा, आपके कम चांसेस है कि आपको लंग कैंसर हो। अगर जिस व्यक्ति ने ज्यादा स्मोकिंग करा है तो उसका लंग भी ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि स्मोकिंग जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि लंग्स को तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो ज्यादा स्मोकिंग करता है तो क्या उसका लंग ज्यादा खराब होने के चांसेस है, उसका लंग ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस है, क्या उसे लंग कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कम स्मोकिंग कर रहा है, तो ज्यादा स्मोकिंग करो या फिर कम स्मोकिंग करो, लेकिन आपका लंग्स तो अफेक्ट होगा ही। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, स्मोकिंग का जो अफेक्ट है आपका, स्मोकिंग की जो क्वांटिटी है, कोई पर्सन ज्यादा स्मोक करता है, कोई पर्सन कम स्मोक करता है। सो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक अध्ययन करा, मुझे ये देखना है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे पता नहीं है कि जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं तो उनके लंग पर क्या अफेक्ट होता है, किस तरीके से उनका लंग खराब होने के चांसेस है, मैं ये देखूंगी, मैं यहाँ पर ये अध्ययन कर रही हूँ। तो मान लीजिए मुझे ये देखना है कि जो पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनका लंग ज्यादा खराब होता है या फिर कम खराब होता है। जो व्यक्ति कम स्मोकिंग कर रहे तो उनका लंग किस तरीके से काम करता है, क्या उनका लंग काम करना बंद हो जाता है, किस तरीके से उनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनके लंग्स में कौन से डिसीज होंगे उन्हें। तो यहाँ पर मैं स्मोकिंग की क्वांटिटी कम ज्यादा कर रही हूँ, उसमें मैं हेरफेर कर रही हूँ। ओके, हेरफेर का मतलब होता है मैं चेंजेस कर रही हूँ, उसे मैनिपुलेट कर रही हूँ। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसमें हेरफेर करना, उसमें कुछ चेंजेस करना। सो ये होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमें इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा चर है जिससे आप हेरफेर करते हो, जिसमें आप मैनिपुलेट करते हो, ये देखने के लिए कि आपका जो दूसरा वेरिएबल है, आपका जो रिजल्ट आने वाले है, यानी हम इस पर रिजल्ट ही देखेंगे ना, लंग्स पर कैसा रिजल्ट आ रहा है, हमारा क्या हो रहा है लंग्स पर। सो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे, हमारे रिजल्ट के आउटकम हमें मिलेंगे। किसे, ऐसा वेरिएबल जिसको हम हेरफेर करते हैं, जिसे हम मैनिपुलेट करते हैं। सो वो वेरिएबल आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर। डिपेंडेंट तो यहाँ पर आपका लंग्स हो जाएगा, जिसे हम हेरफेर नहीं कर सकते। याद रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को यानी निर्भर चर को हम उसे हम कुछ हेरफेर नहीं कर सकते उसमें, ना ही यहाँ पर आप कोई चेंजेस कर सकते, ना ही इसे आप मैनिपुलेट कर सकते। उसे यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी कंट्रोल वेरिएबल्स यानी नियंत्रण चर। सो ये क्या होते हैं कंट्रोल वेरिएबल। अब जैसे कि इस स्टडी में आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं स्टडी में, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। अब इस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्या होंगे, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिनको जो स्मोकिंग करता है लेकिन उन्हें कुछ और भी डिसीज है, कोई हार्ट डिसीज है मान लीजिए उन्हें, तो ये सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गए। हो सकता है ये भी आपके लंग को अफेक्ट करे, कुछ और भी डिसीज है जो कि आपके लंग को अफेक्ट करे। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। और जब भी शोधकर्ता अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं, प्रायोगिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं, उस वक्त जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं,
इसे हम कहते हैं नियंत्रण चर और कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर हम कंट्रोल वेरिएबल में कोई हेरफेर नहीं कर सकते, ना ही उससे मैनिपुलेट करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न, प्रायोगिक अनुसंधान में आश्रित चर को के रूप में भी जाना जाता है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आश्रित चर होता है, इसे हम और दूसरे कौन से नाम से जानते हैं और इसे और क्या कहते हैं, इस वेरिएबल को, इस चर को और क्या कहा जाता है, हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा, आश्रित चर यानी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, यानी प्रतिसाद चर। तो प्रतिसाद चर क्या होता है, रिस्पॉन्स चर क्या होता है, क्यों हम इसे रिस्पॉन्स कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, फिर से हम वो एग्जांपल ले लेंगे, जैसे प्लांट है और वाटर है, मान लीजिए, सॉरी वाटर है, आपने क्या करा, वाटर है, वाटर का आप इफेक्ट देख रहे हो प्लांट की ग्रोथ पर। ओके, कि वाटर किस तरीके से, वाटर की क्वांटिटी आप कम ज्यादा करते हो तो इसका आपको असर दिखता है, इसका आपको प्रभाव दिखता है प्लांट की ग्रोथ पर। सो प्लांट की ग्रोथ यहाँ पर आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर करते हो, उसको चेंज करते हो, उसको मैनिपुलेट करते रहते हो, ये देखने के लिए ये किस तरीके से इसका प्रभाव हो रहा है। हम किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे इस केस में, आपकी प्लांट की ग्रोथ को, उससे हम ऑब्जर्व करेंगे, उससे हम देखेंगे। सो प्लांट की ग्रोथ क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है, जो चीज रिस्पॉन्स देगा उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इसे हम कहेंगे ये एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है, यानी प्रतिसाद चर है। अब जो बचे गए ऑप्शन हैं, जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो गलत ऑप्शन है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैनिपुलेशन वेरिएबल यानी हेरफेर चर, मैनिपुलेशन यानी हेरफेर, जिसमें हम हेरफेर करते हैं। सो मैनिपुलेशन वेरिएबल किसे कहेंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपके यानी स्वतंत्र चर को हम कहेंगे। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। उसी तरीके से विकल्प सी, कांस्टेंट वेरिएबल यानी स्थिर चर। अब देखिए आप, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अभी तक हम वेरिएबल वेरिएबल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो वेरी करते रहते हैं, यानी जो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल, वेरी, वेरिएबल किस वर्ड से बना है, वेरी, यानी ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती है बार बार। ओके, सो वेरिएबल किसे कहते हैं, जो चेंज होते रहता है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो एक जगह पर थमा हुआ है, जो रुक गया है, जो हर वक्त सेम ही होगा। जैसे हम मैथ सॉल्व करते तो उसमें कुछ एक कांस्टेंट रहता है, के कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा बहुत बार। तो ये क्या होता है, इसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, बस इसे कांस्टेंट, ये हर बार रुका हुआ होता है। अब वेरिएबल है, वेरिएबल तो हमेशा चेंज होता होगा। अब ऐसी चीजें जो कांस्टेंट है उसे हम वेरिएबल नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर ऑब्वियसली ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर आपका गलत उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, मान लीजिए एक प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि अलग अलग छात्रों द्वारा होमवर्क पूरा करने के क्रमश 2, 4, 6 और 8 घंटे सोने में कितना समय लगता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित चर है। Suppose an experiment is conducted to know about the time taken by the different students who have slept 2, 4, 6 and 8 hours respectively to complete a homework. Which among the following is a dependent variable in this situation? सो हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट करा गया, एक एक्सपेरिमेंट यानी एक प्रयोग किया गया ये जानने के लिए कि अलग अलग छात्रों ने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ घंटे वो सोए हैं। मान लीजिए कुछ छात्र 2 घंटे सोए हैं, कुछ छात्रों ने 4 आवर्स की स्लीप ली है, कुछ छात्रों ने 6 घंटे की स्लीप ली है, कुछ छात्रों ने 8 घंटे की स्लीप लेकर उस होमवर्क को कंप्लीट करा है। अब हमें इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस केस में, इस स्टडी में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर कौन सा होगा इस स्टडी में। अब जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है, हमें एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में हमें ये दिया गया है कि कुछ छात्र हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्लीप साइकिल लिया है। तो यहाँ पर स्लीप साइकिल लिखना है आपको। स्लीप साइकिल कितने आवर्स का लिया सबने, किसी ने 2
आवर्स का, यानी किसी ने 2 घंटे का लिया है, किसी ने 4, किसी ने 6 एंड किसी ने 8 घंटे का स्लीप साइकिल लिया है। किस चीज के लिए? होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। होमवर्क कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पर। तो होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, होमवर्क को पूरा करने के लिए कुछ छात्राओं ने 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ छात्र 6 घंटे और कुछ ने 8 घंटे के 8 घंटे की स्लीप ली है, मतलब वो 8 घंटे सोए हैं। तो ये सोने का साइकिल है, मतलब इतनी देर तक, इतने घंटे वो छात्र सोए थे। किस चीज को कंप्लीट करने के लिए? होमवर्क को। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्लीप साइकिल जो है आपका, ये हर छात्रा का डिफरेंट डिफरेंट है। किसने 2 लिया है, किसने 4, किसने 6 और किसी ने 8 घंटे सोए हैं स्टूडेंट्स। किस लिए? होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चेंज हो रहा है, आपका स्लीप साइकिल जो है ये चेंज हो रहा है। होमवर्क कंप्लीट करने का टाइम आपको चेंज, होमवर्क कंप्लीट में आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा। होमवर्क कंप्लीट करने के लिए स्लीप साइकिल चेंज हो रही है। किसी का 2 है, किसी का 4, किसी का 6 और किसी का 8 है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? आपका स्लीप साइकिल। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है। कब किसी कोई पर्सन जो है, कोई स्टूडेंट कम सोया है, कोई स्टूडेंट ज्यादा सोया है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी स्लीप साइकिल है, स्लीप आवर्स हो जाएंगे ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और होमवर्क जो कंप्लीट, यानी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ टाइम लिया है, तो होमवर्क उतने देर में कंप्लीट हुआ है। सो यहाँ पर होमवर्क को क्या करोगे? आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आश्रित चर। सो याद रखिए, स्टडी में आपका स्लीपिंग आवर्स, जैसे आपको यहाँ पर पहले विकल्प में दिया है स्लीपिंग आवर्स, यानी सोने का समय। सोने का समय ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर हो जाएगा। उसी तरीके से कितना टाइम लग रहा है होमवर्क को कंप्लीट करने में, क्योंकि हम होमवर्क कंप्लीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प बी में दिया गया है, गृह को पूरा करने में लगाने वाला समय, यानी आपका जो होमवर्क है उसको पूरा करने में कितना समय लगा गया है, ये हो जाएगा आपका आश्रित चर। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट यानी छात्रों इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वेरिएबल हमें दिया गया है। एक है स्लीपिंग साइकिल आपका, यानी कितने साइकिल की स्टूडेंट्स ने, छात्राओं ने कितने घंटे वो सोए हैं एक होमवर्क को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स, ये तो कोई वेरिएबल ही नहीं हो जाएगा स्टडी में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होमवर्क, होमवर्क पूरा करने में लगाने वाला समय। अगला प्रश्न, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्रायोगिक अध्ययन में। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक अध्ययन में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप क्या क्या करते हो, हमें ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, एक एक कर सारे विकल्प देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको विकल्प ए दिया गया है, स्टैब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट, यानी स्थापित कारण और प्रभाव। तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रायोगिक अनुसंधान में, प्रायोगिक स्टडी में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, यानी कारण और प्रभाव संबंध को बताते हैं। किस तरीके से बताओगे आप कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपका और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल के बीच में, ये दोनों भी चरों के बीच में कैसा संबंध है, बेसिकली आप ये बताते हो आपके प्रायोगिक अध्ययन में। अब ये देखते हैं आपके, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैनिपुलेट, इसको चेंज करने पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा असर दिखा रहा है, कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पर आप कारण और प्रभाव देखते हो 2 चरों के बीच में, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, उनके बीच में कारण और प्रभाव संबंध बताते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी, रैंडमाइजेशन इन ग्रुप सिलेक्शन, यानी समूह चयन के याद रक्षीकरण। सो यस, आप क्या करते हो आपके प्रायोगिक अनुसंधान में, प्रायोगिक अध्ययन में आप क्या करते हो, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप रैंडमाइजेशन करते हो, यानी रैंडमली आप चुन लेते हो। अब जैसे मैंने आपको बोला था, वाटर है और प्लांट, मान लो प्लांट की ग्रोथ देख रहे हो आप, ओके, यानी आप वाटर दे रहे हो प्लांट को, तो उस प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है आपको ये देखना है। तो यहाँ पर जो वाटर है ये आप रैंडमली सिलेक्ट कर दो। जब भी अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गार्डन में आप कोई प्लांट है उसको वाटर दे रहे हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि आपने कितने लीटर वाटर दिया है, ओके, आप आपके अंदाज से डालते हो, आप आपके अंदाजे से डालते हो, आप रैंडमली डालते हो, कुछ भी डालोगे आप, आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं आपके ग्रुप्स को, रैंडमली कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर नहीं देखोगे। अब मैं किसी चीज पर स्टडी भी करूंगी तो मैं कुछ पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करूंगी, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं
रैंडमाइजेशन करूंगी, मैं हेर फेर करूंगी, उसमें कम ज्यादा कर सकती हूँ, रैंडमली असाइन कर सकती हूँ। मैं सोचूंगी नहीं कि मुझे उससे ही इंफॉर्मेशन मिलेंगे, मैं इतना ही अगर वाटर दूं तभी मुझे प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं सोचेंगे हम। सो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रैंडमली असाइन करते हैं, यानी ग्रुप्स को हम जो भी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, और इस स्टडी में हम हमारे जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, प्रायोगिक अध्ययन जो होती है, उसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम रैंडमली असाइन करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, यानी आश्रित चर में हेर फेर किया जा सकता है। नहीं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी आपके आश्रित चर में हेरफेर नहीं कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप आपके इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर में हेरफेर कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको जो विकल्प सी दिया गया है ये गलत है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बोथ ए एंड बी, यानी आपके यहाँ पर विकल्प ए और बी ये दोनों भी सही उत्तर हो जाएंगे इस प्रश्न के। अगला प्रश्न, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण चर वो चर है जो है। In an experimental research, the control variables are the variables that are. तो इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके नियंत्रण चर यानी कंट्रोल वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? क्या इन वेरिएबल्स को हम प्रायोगिक अनुसंधान में क्या करते हैं? क्या हम हमारे जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, यानी हम हमारे जो प्रयोग होते हैं उसके दौरान हम उसे बदलते रहते हैं, या फिर हम प्रयोग के दौरान उसे लगातार सेम रखते हैं, या फिर आपका जो प्रयोग होता है उसके दौरान हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, यानी हम उसे देखते हैं। सो हम एक एक करके सारे विकल्प देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर चेंज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग के दौरान बदलते रहता है। कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग चेंज होता रहता है, जिसे हम चेंज करते रहते हैं? वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपका स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर को हम हमारे एक्सपेरिमेंट में बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल के बारे में यानी नियंत्रण चर के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि स्वतंत्र चर के बारे में। उसी तरीके से डायरेक्टली हम आपके ऑप्शन सी पर जाएंगे, ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग के दौरान देखा गया, यानी हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी आश्रित चर को हम देखते रहते हैं कि उसमें किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से उसमें किस तरीके से प्रभाव, उसमें किस तरीके से हमें बदलाव दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी विकल्प सी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड ऑप्शन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसी तरीके से विकल्प बी बच गया अभी, जो कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कांस्टेंट रखते हैं, प्रयोग के दौरान हम उसे लगातार सेम रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, सेम रखते हैं, कांस्टेंट एक जैसा ही रखते हैं। सो यस, कंट्रोल वेरिएबल्स। जैसे कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, ऐसे वेरिएबल जो एक्स्ट्रा होते हैं। अब जैसे मान लीजिए, हम फिर से एग्जांपल लेंगे और मैं इसको जल्दी से बताऊंगी। अब प्लांट है और वाटर है, वाटर की क्वांटिटी से अपनी आपकी प्लांट की ग्रोथ आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सो इस केस में आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कौन से हो जाते हैं? सनलाइट, विंड, टेम्परेचर, यानी सूरज की किरणें, हवाएं, तापमान, ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाते हैं, यानी बाहरी चर हो जाते हैं। सो ये बाहरी चर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे, उसे हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए रिसर्चर इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी इनको कांस्टेंट रखते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, इनको सेम ही रहने देते हैं, इनका अफेक्ट जो होता है उसको कम कर देते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। और कंट्रोल वेरिएबल्स को हमेशा जो रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रायोगिक अनुसंधान में डैश चर अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है। In experimental research, dash variable is not related to the purpose of this study but may affect the dependent variable. तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक अनुसंधान में कौन सा एक ऐसा वेरिएबल होता है, कौन सा एक ऐसा चर होता है जो हमारे अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी आपके आश्रित चर को प्रभावित करता है, उसे हार्म करता है, ओके, उसे अफेक्ट करता है। सो वो चर होता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी बाहरी चर।
क्योंकि रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होता है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों भी आपके जो है रिसर्च का, आपकी प्रायोगिक अनुसंधान का मेन उद्देश्य होता है। आप यही देखते हो कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध है, उनके बीच में कैसा कॉजल रिलेशनशिप है, यानी कारण और प्रभाव संबंध किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर प्रभावित है, किस तरीके से उनका अफेक्ट हो रहा है। एक वेरिएबल के अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसे हेरफेर करें, तो उसका अफेक्ट किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमें देखने मिलता है। तो ये तो मेन वेरिएबल होते हैं, ये तो हमारे स्टडी का पार्ट होता है। लेकिन जो बाहरी चर होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को असर करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं, ये हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, ना ही उद्देश्य होते हैं हमारे प्रायोगिक अनुसंधान का। इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? Which of the following is not the characteristic of an experimental research? So, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता नहीं दी गई है, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी गई है। तो हम एक एक करके सारे विकल्पों को देखेंगे। विकल्प है आपको दिया गया है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, यानी हम स्वतंत्र चर में क्या करते हैं, हेरफेर करते हैं, जैसा हमने पिछले सारे प्रश्नों में देख लिया था। सो यहाँ पर आपके मान लीजिए जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है इस प्रश्नों से। ओके, सो देखिए, जैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यानी स्वतंत्र चर को हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट यानी प्रायोगिक अनुसंधान में क्या करते हैं, हम हेरफेर करते हैं। सो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। इसी तरीके से विकल्प बी, ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेयर कांस्टेंट, यानी स्वतंत्र चर को छोड़कर अन्य सभी चर को स्थिर माने जाते हैं। ये क्या करते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जबकि स्वतंत्र चर होते हैं उसी को छोड़कर, क्योंकि स्वतंत्र चर में ही हम हेरफेर करते हैं, उसी को हम चेंज करते रहते हैं, उसी में हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करते हैं उसी को, सिर्फ उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो सारे वेरिएबल बच जाते हैं, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इन सारों का हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, यानी स्थिर रखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो यहाँ पर ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। इसी तरीके से विकल्प सी, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व, यानी स्वतंत्र चर पर आश्रित चर के हेरफेर का प्रभाव देखा जा सकता है। बहुत गलत ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि मैनिपुलेशन हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं करते हैं, यानी हम हेरफेर जो है, हेरफेर हम आश्रित चर पर हेरफेर नहीं करते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हेरफेर करते हैं, यानी आपके स्वतंत्र चर में हेरफेर करते हैं, ना कि आश्रित चर में। तो यहाँ पर हमें उल्टा दिया गया है, हमें क्या दिया गया है इस ऑप्शन में कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्रभाव देखते हैं। सो ऐसा नहीं करते, बल्कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर में हेरफेर करते हैं और आश्रित चर में उसका प्रभाव देखते हैं। सो यहाँ पर आपको विकल्प सी गलत दिया गया है, मतलब ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और हमें इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि आपकी प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता किस विकल्प में नहीं दी गई है। सो वो आपकी विकल्प सी में नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायोगिक अनुसंधान में स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंधों के समझाने के लिए डैश चर का उपयोग किया जाता है। In experimental research, dash variables are used to explain relationships between the independent and dependent variable. So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक अनुसंधान में यानी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, यानी आपके स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच का जो संबंध होता है, उन संबंधों को समझाने के लिए वो चर का उपयोग करा जाता है। तो याद रखिएगा, उस चर को हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी मध्यवर्ती चर। अब किस तरीके से इंटरवेनिंग वेरिएबल हम कहते हैं इसे, सो याद रखिए, एक एग्जांपल लेंगे हम। इस एग्जांपल को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर, सबको पता है स्मोकिंग करने से लंग अफेक्ट होता है, लंग कैंसर हो सकता है। अब स्मोकिंग तो आप कर रहे हो, तो किस वजह से आपका लंग कैंसर हो रहा है, क्योंकि आपके क्या होते हैं, टिश्यू जो होते हैं आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं आपके,
इस वजह से आपको लंग कैंसर होता है। स्मोकिंग जब आप करते हो, स्मोकिंग आप इनहेल करते हो, जब स्मोक को इनहेल करते हो तो उसकी वजह से आपके जो टिश्यू है ये डैमेज होने लगते हैं। अब जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो टिश्यू डैमेज की वजह से ही आपको लंग कैंसर होता है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज जो हो रहा है, ये है आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल यानी माध्यवर्ती चर। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने के काम आता है, यानी आपके स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के संबंधों को समझाने का काम करता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, एक डॉक्टर डेंगू बुखार के 2 दवाइयों के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है। उनके शोध के इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा, यानी एक डॉक्टर है जो स्टडी कर रहा है द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड। यानी यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है, 2 ड्रग है डेंगू फीवर के लिए, 2 ड्रग है, सो ड्रग 1 एंड ड्रग 2। ओके, ये कौन सी ड्रग है, ड्रग 1 एंड ड्रग 2। तो किस चीज के लिए जो डॉक्टर है ये स्टडी कर रहा है, डेंगू फीवर के लिए उसकी इफेक्टिवनेस देख रहा है। क्या अगर आप ड्रग 1 लोगे तो आपका डेंगू फीवर जल्दी अच्छा हो जाएगा या फिर ड्रग 2 से आपका डेंगू फीवर जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक ड्रग 1 एंड ड्रग 2। ओके, सो ये 2 वेरिएबल के बीच की इफेक्टिवनेस को देख रहा है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, किसको लेने से आप जल्दी क्योर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब 2 चरों के बीच में कुछ स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहा है जो डॉक्टर है। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यानी प्रायोगिक अनुसंधान का उपयोग करेगा इस अध्ययन को परफॉर्म करने के लिए। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी परख शोध क्या होती है, जिसमें आप किसी एक फेनोमेना को और डीप में जानने की कोशिश करते हो, उसकी गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम गहराई नहीं जान रहे, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प है हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधान। इसमें क्या होता है, पुरानी घटनाओं के बारे में आप स्टडी करते हो, उसका विश्लेषण करते हो। तो यहाँ पर हमें पुरानी घटनाओं से भी रिलेटेड कुछ पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।